Audio Jungle. Audio Jungle. यूपी के अंदर भाजपा का एनडीए के सहयोगी दलों में अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थी, और दूसरा संजय निषाद जो जिनकी पार्टी निषाद पार्टी के रूप में है, संजय निषाद यूपी गवर्नमेंट में मंत्री पद पर भी हैं। वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका वो भी एनडीए में शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में एक बात बहुत चर्चित है कि वो कभी भी किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, कभी भी किसी के साथ छोड़ सकते हैं और कभी भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं। ये बात उन्होंने पिछले 4-5 साल के राजनीतिक परिदृश्य में दिखा दी है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति बीएसपी से शुरू हुई, फिर बीएसपी से टूटकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद वो भाजपा में गए। भाजपा में 2017 में सरकार में शामिल हुए। 1-1.5 साल तक सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने बगावत कर दी और एनडीए की या बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस लेते हुए योगी आदित्यनाथ को गाली बकते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ में बयानबाजी देते हुए वो पार्टी से सरकार से अलग हो गए और उसके बाद वो लगातार भाजपा की बुराई करते रहे, भाजपा की सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए। फिर बाद में वो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ में आ गए। अखिलेश यादव के साथ में रहते हुए उन्होंने भाजपा को काफ़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की, यानी पूर्वांचल में काफ़ी भाजपा को उन्होंने झटके दिए और अच्छी खासी सफलता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी 6 सदस्यों की जीत मिली और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी भारी सफलता मिली। यानी उस समय समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी भी रही, लेकिन आम चुनाव आते आते जयंत चौधरी वहाँ से एनडीए में शामिल हो गए और कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर एनडीए के गुट में शामिल हो गए। ये तो फितरत है ओम प्रकाश राजभर की कि वो जब विरोध में रहते हैं किसी के तो वो कुछ भी कह देते हैं। यानी जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब राजभर ने मोदी, शाह और योगी को भी नहीं बख्शा था। योगी के लिए तो उन्होंने कह दिया था इनका चुनाव परिणाम आने के बाद इनका टिकट गोरखपुर कटा दिया जाएगा, ये मठ में महंतगिरी करेंगे। और इसके साथ तो इतना तक कह दिया उन्होंने कि योगी को तो मैं मंदिर के आगे भीख मंगवाऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि आज वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये है राजभर का जलवा। ये समझ लीजिए जब बुरा वक्त आता है तो आदमी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। वही मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा कह रहे थे, आज वो राजभर के साथ में आगे बढ़कर बातचीत करते हैं, उनसे मंत्रणा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी सरकार में अंदरूनी इतनी कला है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से पैक कर लिया है। यानी आसपास जो भी है उनके डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक दिल्ली के इशारे पे काम करते हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों या दारा सिंह चौहान हों, ब्रजेश पाठक हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, ये सब अमित शाह के कहने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में साजिशें रचने का इन पर आरोप है।
ये सीएम की बैठक में जाने से भी कतराते हैं। यानी इनकी इतनी हिमाकत है कि सीएम मीटिंग बुलाता है तो दोनों के दोनों सीएम, डिप्टी सीएम मीटिंग से किनारा कर लेते हैं। ये किसकी शय पर हो रहा है, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे में जब 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं तो क्या भाजपा 2022 वाली सफलता अर्जित कर पाएगी? ऐसे में जहां पर इंडिया गठबंधन इतनी जोश और खरोश के साथ में आगामी विधानसभा उपचुनाव में जीत की तैयारी कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब राहुल और अखिलेश मिलकर 2027 की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एनडीए के जो घटक दल हैं वो धीरे धीरे करके अपना विरोध जता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी तक लिख डाली। उन्होंने कहा कि आप हमारे समाज के लोगों को जॉब देने में आनाकानी करते हैं, उनको यह कहकर अपमानित करते हैं कि उनके समाज के लोग अयोग्य हैं। ये एक मैसेज जाता है कि आप हमारे समाज के लोगों को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी इसको लेकर उन्होंने केंद्र तक से बात की है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राजभर और दारा सिंह चौहान और योगी गुट में आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। अंदर ही अंदर एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास किया जा रहा है। बीच में, चुनाव के बीच में ही एक अफवाह या वाह कहे या फिर इसे सच माने कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का चाह रहा है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ को रिशफल करके दिल्ली बुलाया जाए और वहाँ पर कोई अपना पिट्ठू यानी यस मैन यूपी में सीएम के रूप में स्थापित कर दिया जाए। और इन सब बातों को लेकर भी यूपी में जो सीटों का घाटा हुआ है, इन सब कारणों की वजह से यूपी में जो भाजपा को झटका लगा है, ये सब भी कारण प्रमुख रूप से है। दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भागवत ने भी इस बात पे चिंता जताई कि यूपी में इतनी सीटें कैसे कम हो गई, और उन्होंने यूपी में 4-5 दिन रहकर हालात का जायजा लिया, कार्यकर्ताओं से मिले, स्वयं सेवकों से मिले और यहाँ तक योगी से भी मिले। अब सूत्र बता रहे हैं कि संघ किसी नए और मजबूत घोड़े की तलाश में है जिसको नेतृत्व संभालने के लिए वो एक प्लानिंग कर सकें, वो अपना अगला लक्ष्य बना सके। उन्होंने सुनने में आया है कि मोहन भागवत ने योगी से कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 बार चीफ मिनिस्टर बने तब उनका नाम हमने प्रधानमंत्री की लिस्ट में उनका सिलेक्शन किया और उनको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित किया। आपको भी तीसरी बार अगर सीएम पद अर्जित कर लेते हैं तो हमारी तरफ से आपका नाम आगे चलकर आगामी चुनाव में, आम चुनाव में प्रधानमंत्री की रेस में आगे कर देंगे। इन सब चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में काफ़ी देर तक मंत्रणा हुई। अब आप ये सोचिए, जब एनडीए के अंदर आपसी में इतनी खींचतान है तो आने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की हालत इससे बेहतर होगी या बदतर होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे ही, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए प्रदेश के विश्लेषण के साथ आपके सामने पेश होऊंगा और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir. Sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा देश जानता है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मशीन कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए, और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले,
इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए।